नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। वक्त है आज दहाड़ का और आज दहाड़ में सवालों के घेरे में है ईवीएम, जिसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं और यह कहा है कि ईवीएम में कुछ तो सेटिंग है जिस वजह से वो चुनाव हार चुके हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में से 3 राज्य यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। तेलंगाना में कांग्रेस की पहली बार सरकार बनी तो मिजोरम में भी पहली बार जेडपीएम सत्ता में आई। मतलब जनता ने हर जगह अलग अलग जनादेश दिया, लेकिन विपक्ष के नेताओं और खासकर कांग्रेस को अपनी हार पच नहीं रही और विपक्ष के नेताओं ने इस जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करने की बजाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, जिन्हें हकीकत के आईने में कई बार खारिज किया जा चुका है। कांग्रेस सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एमपी में बीजेपी के पक्ष में आए नतीजों को खारिज करते हुए कह दिया कि वो 1993 से चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर सवाल उठाते रहे। उनकी दलील यह है कि जिस भी मशीन में चिप होती है उसको हैक किया जा सकता है। हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहां गया। अब वीवीपैट आई है तब 7 सेकंड के लिए दिखता है, हमारे हाथ में क्यों नहीं मिलता वो बैलेट पेपर। तो आपने सुना दलील दिग्विजय सिंह की तरफ से क्या दी गई। हमने बटन दबा दिया, वो वोट कहां गया हमको पता नहीं। और उनकी इस दलील के समर्थन में विपक्ष के कई नेताओं ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। हालांकि कांग्रेस के ही कार्ति चिदंबरम जैसे वरिष्ठ नेता ईवीएम पर अपना भरोसा बनाए हुए हैं और इस पर बीजेपी के नेता अटैकिंग मोड में हैं। कांग्रेस को जनादेश का सम्मान करने की नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। ईवीएम पर सवाल उठाने की विपक्ष की पुरानी रणनीति है, जबकि चुनाव आयोग कई बार सियासी पार्टियों को गड़बड़ी साबित करने का मौका दे चुका है। आइए बताइए कि ईवीएम कैसे हैक हो सकती है। लेकिन आज तक कोई भी पार्टी एक भी गड़बड़ी ईवीएम को लेकर साबित कर नहीं पाई। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी ईवीएम की बजाय दोबारा से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को खारिज कर चुकी है। और इसीलिए आज दहाड़ में सवाल यह उठता है कि क्या ईवीएम पर सवाल उठाना जनादेश का अपमान नहीं है? ईवीएम पर सवाल उठाना विपक्ष कब बंद करने वाला है? गड़बड़ी साबित करने की बजाय ईवीएम पर सवाल उठाने के पीछे आखिर रणनीति क्या है? और इन्हीं सवालों का जवाब आज मेहमानों से तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले वार पलटवार। जो पोस्टल बैलेट है उसमें जो है पार्टी जीत रही है, लेकिन ईवीएम में पार्टी जो है वह हार रही है। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दे। ईवीएम तो निश्चित रूप से मैं पहले ही कहा कि ईवीएम एक कारण है। उनसे पूछा था इलेक्शन कमीशन के लोगों से, क्या इसमें चोरी हो सकती है? उन्होंने कहा हो सकती है। झूम रहे थे, हमने इनकी फोटो देखी। ईवीएम मशीन को ये लोग कोरा गोद में लेके चलते थे, अब जैसे हारने लगते हैं तो ईवीएम को ठीक रहा। ये बहुत ही इमेच्योर राजनीति कर रहे हैं। जीत गए तो ईवीएम ठीक है, हार गए तो ईवीएम पर सवाल। हार पर हार, ईवीएम पर तकरार। और आइए मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूं। मनोज यादव बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश शेट्टी कांग्रेस के प्रवक्ता कांग्रेस का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट है मौजूद। सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमनीश वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ मौजूद है।
आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज के इस दहाड़ में। लेकिन सबसे पहला सवाल राकेश शेट्टी जी, आप ही से, कब बड़े होइएगा सरकार, और आखिर कब तक ईवीएम पर आप लोग सवाल उठाते रहेंगे? सालों साल बीत गए, लेकिन जीत मिलती है तो वाहवाही और हार मिलती है तो ईवीएम दोषी। देखिए, सबसे पहले आपने बीजेपी का तारीफ करते हुए कहा कि वो 3 राज्य में बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिला, मगर जैसे ही कांग्रेस का आपने कहा कि कांग्रेस पहली बार जीती है, जैसे आपका कहना था, तो मुझे लगा थोड़ा सा आप बायस थे उस पे, आप कांग्रेस का भी तारीफ थोड़ा सा कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता। सर, मैंने 2 दिन तारीफ की कांग्रेस की लगातार, और न सिर्फ 2 दिन बल्कि तीसरे दिन, चौथे दिन तेलंगाना के लिए आपके स्पोक्स पर्सन को बधाई भी दी है मैंने। और एक बार फिर से राकेश शेट्टी जी, आपको बहुत बहुत बधाई तेलंगाना में मिली हुई जीत को लेकर। सर देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी को भी बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने अच्छा जीत, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हमें सरप्राइजिंग था, और बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने अपने एग्जिट पोल में भी कांग्रेस जीतता हुए दिखाया, मगर आखिरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, उनको मैं बधाई देता हूं। और ये तो 3 राज्य है जहां पे ये जीते हैं। राजस्थान में वोट के डिफरेंस से 2% थे, छत्तीसगढ़ में 4% थे, मध्य प्रदेश में हम बुरी तरह हारे, 8% का डिफरेंस था। अभी आपका जो ईवीएम का आपने जब प्रश्न उठाया, ईवीएम को पहली बार कांग्रेस ने इंट्रोड्यूस किया, और जब इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले ईवीएम का विरोध में कोई पार्टी अगर सुप्रीम कोर्ट गई, वो थी भारतीय जनता पार्टी। और आज जो पूरा डिस्कशन आप कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड ये है, हमने ईवीएम के ऊपर प्रश्न नहीं उठाया है। दिग्विजय सिंह जी एक वरिष्ठ नेता है, इन्होंने आज पार्लियामेंट के अंदर उसको उठाया, मगर ये उनका व्यक्तिगत मामला है। ऐसा पार्टी, कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन कमीशन और ईवीएम के ऊपर पूरा भरोसा है, हमें कोई उसके ऊपर संशय नहीं उठाया हमने। आप तमाम चैनल्स आज भले दिग्विजय सिंह जी ने जो ओपिनियन है उसको कांग्रेस का ओपिनियन आप मान रहे, पर मुझे ऐसा लगता है बायस है, क्योंकि हमने भारतीय जनता पार्टी को बधाई दी है। विद योर परमिशन, दिग्विजय सिंह के इस बयान को हम व्यक्तिगत घोषित कर दें, और कांग्रेस पार्टी का ये आधिकारिक बयान नहीं है, कांग्रेस पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल, हमने किधर इसको ऑब्जेक्शन किया, हमने बधाई दी भारतीय जनता पार्टी को। ये जो बयान है दिग्विजय सिंह जी ने दिया है, पार्टी ने नहीं दिया। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं इस चर्चा को दिग्विजय सिंह के व्यक्तिगत बयान के तौर पर आगे बढ़ाती हूं। मनोज यादव जी, दिग्विजय सिंह लगातार सवाल उठाते रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है जब ईवीएम को लेकर उन्होंने सवाल उठाया हो, या इस बार आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए, लेकिन कांग्रेस इससे पहले भी ईवीएम को लेकर सवाल उठा चुकी है। सर बता रहे हैं सबसे पहले तो आप ही ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे बीजेपी ने, तो ऐसे में अब क्या बदल गया? ईवीएम तो हमेशा दोषी रहती है, जो जीतता है वो वाहवाही बटोरता है, और जो हार जाता है वो कहता है कि ईवीएम दोषी है। जी देखिए, पूर्णिमा जी, नाच ना आए आंगन टेढ़ा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वही कहावत चरितार्थ हो रही। जिस तरह से दिग्विजय सिंह जिस तरह से खिसियानी बिल्ली की तरह खिसिया रहे हैं, और मैं पूछना चाहता हूं, कब तक आप ईवीएम पर ठीकरा फोड़ोगे? 2017 के अंदर किस तरह से निर्वाचन आयोग ने आपको खुली चुनौती दी थी, एक भी कोई विपक्षी दल या कोई भी दल जाकर के पहुंचा क्या कि इसको हैक करके दिखाइए, लेकिन उस समय सब लोग मौन धारण कर लिए, तो आप मौन धारण कर लिए। अब विषय क्या है? मूल विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नारायण चंदेल जी, प्रतिपक्ष के नेता छत्तीसगढ़ के, वो हार गए। नरोत्तम मिश्रा हमारे गृह मंत्री, वो हार गए। फगन सिंह कुलस्ते, वो हार गए। तेलंगाना में किस तरह से प्रचंड जीत से जीते हैं, तो आप ये बोल रहे हैं ईवीएम हैक हो गई। भाई ईवीएम हैक हो गई तो तेलंगाना में आप जीत कैसे गए? मूल विषय क्या है? मूल विषय ये है कि जो गांधी परिवार है, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, उसको कवर अप फायर देने का प्रयास किया जा रहा है, उनको कवर अप देने का प्रयास किया जा रहा है कि गांधी परिवार को और राहुल गांधी को, प्रियंका वाड्रा की लीडरशिप को कैसे बचाया जाए, जो बार बार फ्लॉप हीरो के रूप में साबित हो रहा है। बहन और भाई दोनों जगह, तीनों जगह किस तरह से फ्लॉप साबित हो गए, उनकी रणनीति, उनके नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया। तो जो राग दरबारी है, जो राग दरबारी बार बार उनके राग दरबार कोठरी में रहने वाले लोग हैं,
वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लग गए हैं। अब जनता ने जो जनादेश दिया उसको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इसी तरह अखिलेश सिंह यादव भी किस तरह की भाषा बोल रहे थे, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूं, हिमाचल में जो जीते तो ईवीएम की वजह से जीते क्या? मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में इनकी प्रचंड जीत हुई क्या ईवीएम की वजह से जीते क्या? देखिए पूर्णिमा जी, विषय ईवीएम नहीं है, विषय यह है कि किस तरह से गांधी परिवार के जो लाडले हैं, चिर युवा है राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को, इस गांधी परिवार को, इस हार का ठीकरा उनके ऊपर ना फोड़ा जाए। और इस तरह के कांग्रेस पार्टी में चाटुकारी तो चाटुकारी को एक बहुत लंबी फहरिस्त है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आधिकारिक बयान नहीं है तो कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन ने, पवन खेड़ा जी ने क्या अभी इसका बयान का रिबटल किया क्या? मैं पूछना चाहता हूं, प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी ने क्या इस बयान की निंदा की क्या? नहीं की। तो साफ साफ दिखाता है में आपको कह रहा हूं, तो ये देखिए, इस शो में आपको बधाई भी दिया लगेगी। अरे सर मुझे बताइए, आपके आधिकारिक प्रवक्ता ने, पवन खेड़ा जी ने, आपके मुख्य प्रवक्ता ने, जयराम रमेश जी ने, जो मीडिया विभाग के संयोजक है, उन्होंने कोई एक ट्वीट किया क्या हम दिग्विजय जी के बयान के साथ नहीं खड़े हुए? अरे आप तो वो लोग हैं, सेंथिल कुमार किस तरह से हिंदी भाषी स्टेट को किस तरह से कहते हैं कि गोमूत्र से, और किस तरह से अपमानित करने का काम करते हैं सनातन को, एड्स बोलने का काम करते हैं। उदयनिधि स्टालिन किस तरह से डेंगू और मलेरिया सनातन को बोलते हैं। आप मौन धारण कर लेते हैं क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है। सनातन का अपमान हो तो आप मौन धारण कर लेते हैं, बोलते हैं उनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन मनोज जी, शेट्टी साहब तो कह रहे हैं ना कि वो भी आधिकारिक प्रवक्ता है और वो नेशनल टेलीविजन पर कह रहे हैं कि वो उनका व्यक्तिगत बयान है। शेट्टी साहब से मैं पूछता हूं, क्या आधिकारिक बयान इन्होंने रिबटल किया क्या इनके मुख्य प्रवक्ता ने रिबटल किया क्या? मैं तो शेट्टी साहब का मुझे भरोसा नहीं है। बधाई दे रहा हूं, आपको मैं कह रहा हूं कि ये प्रवक्ता है। मनोज जी, राकेश शेट्टी जी को सुन लीजिए, राकेश शेट्टी जी को सुन लीजिए सब। देखिए मनोज जी, आप नाराज होना लाजमी है। आप लोग की बम्पर जीत हुई, जैसे मिश्रा मैडम ने कहा। मैं नाराज नहीं हो रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इंजन बदलिए, डब्बे बदलने से कुछ नहीं होने वाला है। राहुल गांधी रूपी जो इंजन फेल हो चुका है, जो रिफ्यूज मिसाइल है, उसको बदलने का काम करिए भाई साहब। आप ये ठीक है मनोज यादव जी, वो तो उनके आत्ममंथन की बात है ना, उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। जैसे आपकी पार्टी में आत्ममंथन होता है, वैसे ही राकेश शेट्टी जी की पार्टी में भी आत्ममंथन हो रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम मंथन करते हैं पूर्णिमा जी, हम मंथन करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, ईवीएम पर सर किया ही होगा ना, किया ही होगा। पहली लाइन सर ने बोली कि दिग्विजय सिंह का वो व्यक्तिगत बयान है, इसीलिए मैंने इस डिबेट को आगे दिग्विजय सिंह के बयान के साथ जारी रखा। मनोज यादव जी, मैं आती हूँ आपके पास। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, मायावती जी को हमने सुन लिया, सब में लौटती हूँ। मनोज जी मैं आती हूँ आपके पास, बाकी मेहमानों को भी चर्चा में शामिल करने दीजिए। भास्कर जोशी जी, मायावती को हमने सुन लिया, वो कहती है कि नतीजे ऐसे आए हैं कि गले से नीचे नहीं उतर रहे हैं और ईवीएम पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए। समाजवादी पार्टी भी ईवीएम पर सवाल खड़े करते रही है। मध्य प्रदेश में क्या जबरदस्त हार आपको मिली। 50 से ज्यादा ऐसे आपके कैंडिडेट्स थे जिनकी जमानत जब्त हो गई, लेकिन दोषी कौन? ईवीएम। पार्टी के आत्ममंथन इस बात पर नहीं करते कि आपका प्रदर्शन कितना ज्यादा खराब रहा। अखिलेश यादव ये कह के चूक जाते हैं और किनारे कर लेते हैं अपने आप को, कहते हैं मध्य प्रदेश में कोई हमारा जनाधार नहीं है, बस अब हमारा कार्यालय जिसका उद्घाटन होने वाला है। कल ही उनसे मैं बात कर आई। पूर्णिमा जी, सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी बैठे हैं यहाँ पर, इनको दोनों तीनों जगह जीत के आए, इनको बधाई। कांग्रेस के हमारे राकेश भाई जो बैठे हैं, इनको भी बधाई। और एक क्षेत्रीय दल जीत के आए, उनको बहुत बहुत बधाई। तो देश का जो स्वरूप है विभिन्नता में एकता, वो इस बार रिजल्ट में दिखाई दिया कि क्षेत्रीय दल भी जीता है, कांग्रेस भी जीती है। जनादेश का लेकिन सम्मान क्यों नहीं है? मैं आ रहा हूँ, जनादेश का सम्मान क्यों नहीं है सर? मैं आ रहा हूँ, आप सारा बातें बता, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ गया आपकी बात को। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने कोई भी बात ऐसी नहीं कही है। हम लोगों ने ईवीएम के, हमने जनाधार का जो जनादेश मिला है उसका हमने सम्मान करा है, और इसीलिए हमने अपने साथियों को तीनों दलों को बधाई देने का काम करा आपके चैनल के माध्यम से। और परसों से हम लोग साथ में ही हैं और कई चैनल में बैठना हुआ, सभी जगह हमने बधाई देने का काम करा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और हमारी कोई ईवीएम पे हमारे नेता ने कोई नहीं कहा। आज मनोज भाई
ने हमारे नेता का नाम भी गलत लिया, और दूसरा वो बताने लगे कि अखिलेश जी ने माननीय अखिलेश जी ने ये बयान दिया। माननीय अखिलेश जी ने कहा कि विश्व के कई देशों में जो व्यवस्था है वो बैलेट की व्यवस्था है, क्यों नहीं, जब अधिकतर राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि बैलेट से हो जाए तो बैलेट से हो जाए। हमारा चुनाव परिणाम को लेकर हमारे नेता का कोई भी बयान नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो मायने नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट याचिका खारिज कर देता है, वो मायने नहीं रखता। आप प्रोग्रेसिव होना चाहते हैं सर या रिग्रेसिव होना चाहते हैं, ये बताइए ना। यादव जी, इस तरह की बहस मैं नहीं करता, ये आपका स्वभाव है। मेरे को मेरे साइड में प्रोफेसर साहब इसको कहते हैं गुड़ खाए गुड़गले से परहेज, यानी कि पूर्णिमा ये हमने बिल्कुल नहीं करा लीजिए, मत कराइए। मनोज यादव जी, आपकी बारी में प्लीज सर आप बात कीजिएगा, मैं पूरा समय आपको दूंगी, लेकिन भुवन भास्कर जोशी जी को भी अपनी बात पूरी करने दीजिए। बोलिए जोशी। भुवन जी बोलिए। देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो जीते हैं उनको बधाई देने का और जो हारे हैं उनको मंथन करने का समय है। इस चुनाव में हम अहंकार भी हारा है कहीं पर, तो अहंकार वालों को भी चिंतन करना है, और जो जीते हैं उनको बड़े मन से बधाई देना चाहिए। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। और अभी आप पूर्णिमा जी जिक्र कर रही थी कि बहुत जगह पर आपके लोगों की जमानत जब्त हुई। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कुछ जगह हमारी जमानत जब्त हुई होगी, लेकिन क्या आपको पता है तेलंगाना में कितनी जगह भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई है? मिजोरम में कितनी जगह भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई है? जमानत जब्त होने से आपकी लड़ाई कमज़ोर नहीं होती। आपको आगे के भविष्य के लिए आपको कितना लड़ना है, ये बात सीखने का काम होता है, और समाजवादी लोग इसको सीखने का काम करते हैं। और रही बात, हमारी कोई आपत्ति नहीं है, ना हमारे नेता की कोई आपत्ति है। और मनोज भाई, माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत फेमस नाम है, मुख्यमंत्री भी रहे। आगे से थोड़ा सा हमारे नेता का नाम सम्मान से ले लेंगे, ऐसी गुजारिश है आपसे। नहीं, उन्होंने तो ये अखिलेश कहा ना कि सिंह उन्होंने यादव भी इसे अखिलेश सिंह यादव ही, ठीक है, अखिलेश यादव याद रखिएगा मनोज जी, अखिलेश यादव नहीं, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश सिंह यादव, ठीक है सर, ठीक है, चलिए इसमें जी। फिर नहीं जाते, कोई बात मैं नहीं। देखो जोशी जी व्यक्तिगत छोड़िए, टिप्पणी में कभी नहीं इस जाता बात हूं, को मैं छोड़ते हैं। करता भी अवधेश नहीं, मेरा स्वभाव जी नहीं। सर, आती हूँ मैं आपके पास। अवधेश जी, मुझे ये समझाइए कि हर बार क्या ऐसा नहीं हुआ है कि चुनाव संपन्न हुए और उसके बाद हमने ईवीएम को लेकर चर्चा ना की हो? क्या हर बार ऐसा नहीं हुआ है कि चुनाव के नतीजे आए और ईवीएम पर सवाल ना उठाया गया हो? क्या हर बार ऐसा नहीं हुआ है कि जो हारा हो उसने ईवीएम पर सवाल ना उठाए हो? आपको पूरा का पूरा मौका दिया गया कि आप ईवीएम में क्या दोष है बताएं, ईवीएम में क्या समस्या है आप ये बताएं, आप ये भी बताएं कि ईवीएम कैसे हैक हो सकती है। पूरा बाहर से बुलाकर बाकायदा सब प्रेजेंटेशन दी गई, सब कुछ किया गया, उसके बावजूद ईवीएम पर ठीकरा क्यों फोड़ा जाता है हर बार? अवधेश कुमार जी, देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस पर 14 बार फैसला दे चुका है। ये एक रिकॉर्ड है कि एक विषय पर सुप्रीम कोर्ट को 14 बार फैसला दे चुका है। 18 से ज़्यादा हाई कोर्ट्स ने अलग अलग समय पर फैसले दिए हैं, और पूरी बात का परीक्षण करने के बाद माना है कि ईवीएम जो है पूरी तरह सुरक्षित है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती। शेट्टी साहब सुनिएगा, मैं अपनी बातचीत यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट में मामले आए, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बताया गया है, उसमें जो फैसले हैं, अगर लास्ट फैसला जो था, जो 2019 के शुरू में जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, चलने के पहले आया था अप्रैल में, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि इसमें न इंटरनेट है या किसी मशीन से जुड़ा हुआ नहीं है, इसमें वन टाइम मेमोरी वाला कोड है जो अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाता है, उससे लिए हुए बगैर छेड़छाड़ नहीं होती है। कौन से ईवीएम का सीरीज किस मतदान केंद्र पर जाना है, ये मतदान कराने वाला जो दल है उसको मतदान करने के थोड़ी देर पहले उसको पता चलता है। ईवीएम और वीवीपैट शुरू करने के पहले पोलिंग एजेंट जो होते हैं उनसे मतदान करा के दिखवा लिया जाता है, वो सब साइन कर देते हैं कि हमने जहां बटन दबाया है वही हमारा निकला है और वीवीपैट वही निकाल रहा है। हम भी जो वोट डालते हैं पूर्णिमा, तो देखते हैं कि वीवीपैट में हम जहां डाल रहे हैं वो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो ये उसके बारे में फैक्ट है। और जो आपने बताया है, चुनाव आयोग ने कई बार चुनौती दी, सर्वदलीय बैठक बुलाई है, सब कुछ हो चुका है इस देश में। तो इसका कारण क्या है? और इस समय कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं तो कल से देख रहा हूं सोशल मीडिया पर ईवीएम को लेके इतने अभियान चल रहे हैं, आप देखेंगे कि दंग रह जाएंगे जो है कि ईवीएम हैक किया जाता है। तो ऐसा नहीं है ना सर कि और दिग्विजय सिंह का व्यक्तिगत बयान है, सिर्फ ऐसा नहीं है ना? नहीं, केवल INDIA के एजेंडा में है। INDIA के बैठक में घोषणा की गई कि हम बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। और अखिलेश यादव जी ने बार बार ये कहा है कि हम
बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना चाहते हैं। तो अब ये इनकी मानसिकता है। जब आप जनता से कट जाते हैं, जनता की नब्ज पर आपकी पकड़ नहीं होती है, जमीनी वास्तविकता आपको पता नहीं होती है और इस गलतफहमी में जीते हैं कि हम तो सारा चुनाव जीत ही रहे हैं, और जब पराजय होती है तो आपके पास क्या रहता है? बीजेपी ने निश्चित रूप से प्रश्न उठाया। उस समय बीजेपी भी इसी बीमारी से ग्रस्त थी। वो हारती थी, उसको पता ही नहीं चलता था उस समय कि हम क्यों हार रहे हैं। नहीं, लेकिन सर कांग्रेस कब इस बीमारी से ग्रसित होने के बाद ठीक हो? लेकिन बीजेपी उसका ट्रीटमेंट कब होगा? या ये कह लीजिए कि अगर इंडिया गठबंधन के एजेंडे में ये है तो कब वो इस बात को समझेंगे कि ये राग छेड़ना बेकार है, इसको बार बार नहीं उठाना चाहिए? एक तो आपकी हार के बाद किरकिरी, उसके बाद ईवीएम पर सवाल उठाने के बाद किरकिरी। तो जो लोग इस समय कांग्रेस के मुख्य नेतृत्व वाले परिवार के सलाहकार हैं, रणनीतिकार हैं, और वो अपनी सलाह दे रहे हैं कि आप चुनाव जीतेंगे, तो उनके पास तर्क क्या होगा? तो वो तर्क फिर यही होता है कि आप तो इसके कारण से हारे हैं, आपको तो वोट मिल ही रहा था। और ये केवल देश में नहीं है, आपने देखा लोकसभा चुनाव के पहले कपिल सिब्बल जी लंदन से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कोई अमेरिका से कर रहा था, कोई सिंगापुर से कर रहा था ईवीएम के खिलाफ। ईवीएम दक्षिण अफ्रीका में जाके सफल हो चुका है, सिंगापुर के चुनाव करा चुका है, ईवीएम अनेक देशों में जाकर चुनाव करा चुका है। सैयद जवाद, और उसके बाद तर्क यह दिया जाता है कि कई देश ऐसे हैं जहां पर ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। ईवीएम को लेकर बार बार राग छेड़ना, बार बार उस पॉइंट पर फोकस करना जब आपकी हार हो चुकी है, और यह कहना कि ईवीएम हैक हो सकती है, विपक्ष ठहरेगा कहां पर आकर? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया पूर्णिमा मौका देने के लिए। देखिए क्या है, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव साहब बोल रहे थे कि नहीं, इस तरीके का हार का टीका नहीं है। ऑफकोर्स कांग्रेस पार्टी को मंथन करना चाहिए कि कहां पर चूक हो रही है, और ईवीएम के संबंध में तमाम विपक्षी दल अगर कोई एक बात कह रहे हैं तो उनको भी संजीदगी से लेना चाहिए। इस तरीके से आप विपक्ष की बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और विपक्ष भी कई बार सत्ता पक्ष के अंदर रह चुका है और इसी ईवीएम के माध्यम से रह रखा है। रही बात, अगर सवाल खड़े करे जा रहे हैं तो विपक्ष की आवाज को सुनना चाहिए। लेकिन हाँ, ये तो कहना मुझे नहीं लगता कि कहीं हद तक ईवीएम हैक हुआ है, लेकिन बहुत से मीडिया संस्थानों को भारतीय जनता पार्टी ने हैक कर रखा है। वो अपने एक एजेंडे के तरीके से, अपने एक नैरेटिव के तरीके से चलते रहते हैं। ये तो बात कई जगह सिद्ध हो चुकी है, इससे तो आप गुरेज नहीं कर सकते। रही बात आज के दौर में आपके सेंटिमेंट्स जो है वो बने रहते हैं, बहुत ही सैयद जवान हमारा भाई है, आपको तो डिवोटेड सेंटिमेंट्स हैं आपके कांग्रेस को लेकर, लेकिन बदलते नहीं है। सैयद जवान जी का नाम नहीं आया बैन करने वालों में। नहीं, देखिए अब वो पूर्णिमा, देखिए अब देखिए, हमने बटन तो सही जगह दबाया था और इस बार लगा भी बिल्कुल निशाने पे, तो तकलीफ भी बिल्कुल सही जवाद साहब, आप कब सुधरेंगे? मैं कभी कांग्रेस सुधरे ना सुधरे, आप कब सुधरेंगे ये बताइएगा सर। कब तक? हार हो रही है, इतनी बुरी हार हो रही है, उस पर आप एक लाइन बोल देते हैं, लेकिन हार हुई आत्मंथन में क्या निकला उस पर 3 लाइन नहीं निकलती, लेकिन 15 लाइन आप ईवीएम पर बात कर लेते हैं सर। पूर्णिमा, ये भारतीय जनता पार्टी को पहले तो मुबारकबाद कि वो जीते हैं, और कांग्रेस पार्टी भी जीती है, उनको भी मुबारकबाद। लेकिन हाँ, 3 राज्यों में सैयद भाई, क्षेत्रीय पार्टी भी जीती है एक जगह यार, ऐसा मत करो यार। सुनिए, लेकिन हाँ, अभी तक हौसलों की हार नहीं हुई, इरादों की हार नहीं हुई, और आने वाले समय में 2024 के अंदर डट करके मुकाबला करा जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरत व्यवस्था है सैयद जवाब साहब, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरत व्यवस्था है। जनता की आवाज आने वाले चुनाव में जब तक जमीन पर मुकाबला ना हो तब तक मजे नहीं आते जनादेश देखने में। यही तो खूबसूरत बात है। प्रेम कुमार जी, सैयद जवाब साहब, थोड़ा सा समय दीजिएगा, 2 और मेहमान मेरे बचे हुए हैं, उसके बाद आप काउंटर का पूरा मौका लीजिएगा। सर मैं आपके पास आऊं, लेकिन रमनीश साहब इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि 3 आ रही हूं जवाब साहब, आ रही हूं, 3 राज्यों में जीत पर सवाल, बीजेपी जीती, ईवीएम पर सवाल, तेलंगाना में क्या हुआ? फिर तेलंगाना में ईवीएम सब बढ़िया चल रही थी। बिल्कुल सही। देखिए पूर्णिमा, मुझे लगता है कि चुनाव हारने के बाद हताशा, निराशा होती है, ये लाजमी भी है, होना भी चाहिए। लेकिन प्रजातंत्र को लूटतंत्र मानने वाले, परिवार तंत्र मानने वाले लोगों को, लोकतंत्र को आप देखें, जब भ्रष्टाचार के तंत्र को स्वीकारने वाले लोगों को दुख तो होना लाजमी है। अरे 70 साल से हम लोगों ने झेला है इन लोगों को। फिर बात करते हैं कि आपने कहा कि ईवीएम,
अरे हवाई जहाज के युग में आप बैलगाड़ी पे चढ़ना चाहते हैं? और ईवीएम पे प्रश्न उठाने वाले को ये भी तो सोचना है कि 2004 में आप ही तो लेके आए, साइनिंग इंडिया के बावजूद भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। उस समय आपने लोकसभा के चुनाव में अरे सर, ईवीएम का उसी यूज हुआ ईवीएम था, से समाजवादी लेकिन पार्टी EVM जीती, वही उसी वही वही ईवीएम मैं से उसी पे आना बीएसपी चाहता हूँ। जीती, उसी ईवीएम से तेलंगाना जीतती है, उसी ईवीएम से क्षेत्रीय पार्टियां जीतती वही- है, उसी वही- ईवीएम से वही- बीजेपी जीतती है। वही ईवीएम दोषी जब कैसे? जब देखिए पूर्णिमा, बात है कि देखिए जब चुनाव हारते हैं ये, खास करके 2017 में चुनाव हार जाते हैं, ईवीएम का ठीकरा इसके ऊपर, ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं। 2019 के चुनाव को, 2014 के चुनाव का, जब चुनाव हारता है विपक्ष तो ईवीएम का ठीकरा। अरे चुनाव में चुनावी रणनीति लेके जाते हैं, मुद्दे लेके जाते हैं, लेकिन मुद्दे के रूप में सनातन का विरोध और सनातनियों का अपमान और सनातनियों का समूल नाश लेकर के जाएंगे तो जनता नहीं स्वीकार करेगी। और हिंदी पट्टी और साउथ और उत्तर और दक्षिण को बांटने वाले लोग डीएमके, बताइए ठेकेदार है दक्षिण का। और दक्षिण की बात करते हैं तो आपको भूलना नहीं चाहिए, अरे तेलंगाना में 4 सीट भारतीय जनता पार्टी की है, 25 सीट कर्नाटका, हिंदी पट्टी तो नहीं है ना, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की संख्या तो देखिए 25 वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो आप हिंदी और उत्तर और दक्षिण को बांटने का प्रयास नहीं। दक्षिण भी हमारे लिए उतना ही प्यारा है जितना उत्तर। उत्तर हमारे लिए दिल है तो धड़कन है दक्षिण, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। ये देखिए सबसे बड़ी बात है, ना तो ये महात्मा गांधी को मानने वाले हैं, ना तो राम मनोहर लोहिया। देखिए समाजवादी की बात करते हैं, ये हिंदी की बात हुई, हिंदी भाषी की बात होती है, उत्तर वाले की बात होती है और दक्षिण वाले की बात होती है। तो राम मनोहर लोहिया और महात्मा गांधी दोनों ने राष्ट्रभाषा हिंदी को स्वीकारने के लिए उन्होंने देश में लाने की बात करी थी सबसे पहले। लेकिन आज जब डीएमके हिंदी का जब विरोध करता है, कांग्रेस पार्टी उसका साथ हो जाती है, समाजवादी पार्टी का विरोध नहीं होता है। तो ना तो ये राम मनोहर लोहिया को मानने वाले नहीं है, ये एक सिर्फ परिवारवाद तक सीमित है। अखिलेश यादव एक परिवारवादी पार्टी बनकर रह गए हैं, तो इनका जनता ने देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में हासिल कर दिया है। इसके बाद अनपढ़ राजा की संज्ञा दी जाती है इनको, नरेंद्र मोदी जी को। एक मैं ग्राफ लेकर के आए हूं कि आज IMF, मेरा रिमोट जल्दी से सर इस पे, क्योंकि जोशी जी भी रिएक्ट करना चाह रहे हैं और जवाद साहब भी जल्दी से, क्या लाया? फिर आपको भी हैक कर लिया गया, आपको तो कहीं नहीं हैक कर दिया किसी ने। मुझे लगता है देखिए सैयद जवाद जी, पूरे विपक्ष को जनता ने हैक कर रखा है, क्योंकि जब विपक्ष के पास आप चुनावी मुद्दे नहीं लेकर के जाएंगे, उनके मुद्दे लेकर के नहीं जाएंगे, उनके विकास के मुद्दे जब नहीं लेके जाएंगे तो जनता जो है विपक्ष को हैक कर रखा है। और हताशा और निराशा ये है, जनता अपना जनादेश दे चुकी है, जनता अपना जनादेश दे चुकी है और वो आंकड़ों के जरिए और सत्ता के जरिए साफ क्लियर है, उसको बताने की जरूरत नहीं। रमनीश जी जरा रुकिएगा, पूरी तरह से ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है जवाद साहब, अब आप भी रुकिएगा। जोशी जी जरा 2 सेकंड मुझे दीजिएगा। प्रेम सर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि तेलंगाना को लेकर विपक्ष सवाल नहीं उठाता, कांग्रेस सवाल नहीं उठाता, समाजवादी पार्टी उसको लेकर सवाल नहीं उठाती, लेकिन 3 राज्यों में अगर बीजेपी जीत जाती है उसको लेकर सवाल उठता है। कौन है इनकी स्ट्रैटेजी डिसाइड करने वाला? सर कौन है अंदर खाने? आपको शायद पता हो। कौन ये बताता है कि सनातन का अपमान करो, प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दो, गौमूत्र की बात करो, ईवीएम पर सवाल उठाओ? कौन है ये स्ट्रैटेजी बताने वाला जो बार बार बैकफायर करती है? सर आपको पूर्णिमा जी लगता है कि आप इतने सवालों का उत्तर देने के लिए हमें वक्त देंगी? सर माफी चाहूंगी, थोड़ा देर से आई हूं, लेकिन आपको वक्त देती हूं। लेकिन फिर भी नहीं, सवाल बहुत है, कहने का मतलब देखिए बात हम सुप्रीम कोर्ट से शुरू करते हैं जो अवधेश जी ने उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार फैसले दिए हैं, लेकिन बार बार जो उसको प्यूरिफाई किया गया है, जैसे वीवीपैट को लाया गया तो असुरक्षित था ईवीएम, तब तो वीवीपैट को लाया गया, असुरक्षित था तब वीवीपैट आया। वीवीपैट के साथ पर्ची निकालने का सवाल, तो आज भी चुनाव आयोग से को कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, तो चुनाव आयोग ने उस समय कहा था कि सारे जगह ये संभव नहीं है, तो 1/3 या इस तरह से माना। अब नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट में मामला है कि वीवीपैट की पर्ची जब 1/3 में है तो सब जगह क्यों नहीं होना चाहिए? विचाराधीन है, असुरक्षित है तब तो हमने वीवीपैट की पर्ची स्वीकार की। क्लैरिफाई करिएगा, क्या इसके पीछे की वजह यह है कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है? नहीं, यही तो असुरक्षित है तभी तो ये assumptions क्यों लगाएं? बिल्कुल फैक्ट पर बात करते हैं ना सर, सुप्रीम कोर्ट की
बात मैं कर रहे गौर करा हैं, रहा हूं। फैक्ट्स पर बात करते हैं। क्या मैं- सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है, इसीलिए व्यवस्था होनी चाहिए? फैक्ट्स पर सर, इसमें कहने की क्या बात है? सर क्यों नहीं कहने की बात है? पूर्णिमा क्यों जी, नहीं जब- कहने की बात है सर? नहीं, आप हम बोलने दीजिए assumptions ना, कैसे मुझे करें? बोलने दीजिए, मुझे बोलने सर हम दीजिए। assumptions जब नहीं पूर्ण- करेंगे ना। नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात आपको है। इतने लोग नेशनल Assumptions टेलीविजन की पर बात सर ही सुन नहीं। रहे हैं, assumptions नहीं जब हम करेंगे, यहीं facts फंस पर कर बात रह करेंगे। जाएंगे, अगर बात मेरी नहीं आएगी तो हम दूसरी बात क्या बोलेंगे? बोलिए। देखिए, वीवीपैट को स्वीकार करना, इस बात की मान्यता देना है कि ईवीएम सुरक्षित नहीं था। नहीं, इसके बाद इसको सारे जगह इसको लागू किया जा रहा है। दूसरी बात, तीसरी बात, अब आइए, आप जो तेलंगाना बोल रहे हैं या मिजोरम बोल रहे हैं, ये पूरे चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन कीजिए। भाई, मिजोरम में बीजेपी का कोई स्टेक नहीं था, प्रधानमंत्री गए तक नहीं। और तेलंगाना सबसे आखिरी दिन चुनाव हुआ 30 नवंबर को, 3 को काउंटिंग आई, कोई ईवीएम इधर उधर करने का कोई अवसर नहीं था। अब ये जो 3 स्टेट हैं, इसके लिए पूरे अवसर थे। मैं सिचुएशन बता रहा हूं, मैं दावे कुछ भी नहीं कर रहा। और इस पर एनालिसिस कर रहे हैं आप। मैं situation आकलन कर रहे हैं इस पर आप। मैं बता रहा हूं। assumptions कर रहे हैं इस पर आप। assumptions नहीं कर रहे, मैं फैक्ट्स भी रखूंगा। तो चुनाव आयोग पर आप Facts कुल भी मिलाकर रखूंगा। सवाल उठा रहे हैं। 15,000 आप ये कह रहे हैं प्रेम जी कि चुनाव आयोग जो है मुझे वो नहीं बीजेपी बोलने के इशारे देंगे पर ना। काम करता है, मैं यही justify कहना कर चाह रहे हैं रहा ना हूं। प्रेम जी? मैं जस्टिफाई कर रहा हूं जो बोल रहा हूं। 15,000 कंप्लेंट्स इलेक्शन कमीशन के पास इसी चुनाव के दौरान इन्हीं 3 राज्यों के पड़े हुए हैं। नहीं तो क्या 2014 के बाद ही सारी कंप्लेंट चुनाव आयोग के पास पहुंची? 2014 उससे पहले की कभी बात नहीं, चुनाव मैं- आयोग के पास कोई कंप्लेंट नहीं पहुंची? पूर्णिमा सर? जी, इस चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। सर मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ ना, आप बताइए, आप वरिष्ठ पत्रकार है सर, मेरी जानकारी आपसे कम हो सकती है। 2014 से पहले चुनाव आयोग के पास शिकायतें नहीं पहुंचती थी क्या? जब नहीं, ये तो इस रेलिवेंट सवाल ही नहीं है आपका। क्यों नहीं है सर? क्यों नहीं है? अगर आप आज के चुनाव पे और आप सीधे सीधे चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए ये इशारा कर रहे हैं कि चुनाव जो है कंडक्ट तारीख के हिसाब से बीजेपी के इशारे पर किया गया, तो सरकार 2014 के बाद आई ना, उससे पहले बताइए सर, उससे पहले बताइए सर। सुनिए ना, 15,000 शिकायतें पड़ी हुई हैं, तो ये सवाल ही हैं। मैं थोड़े सवाल उठा रहा हूं। 15,000 शिकायतों के रहते हुए रिजल्ट कैसे डिक्लेयर हुए? 15,000 शिकायतों का निपटारा होना था, तब अच्छा, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए क्या सर? उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होने चाहिए। जल्दी से स्क्रीन पर सर को रखेंगे, अध्यक्ष जी को स्क्रीन पर। पॉइंट पर आने ही नहीं दिया गया। वीवीपैट लगाने के पीछे कतई ये तर्क नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में तो कोई शौक से प्रॉब्लम- लगा रहे थे तो क्या? सुन क्या लीजिए बात पूरी करते बात, हैं बीच में मैं नहीं बोला सर, जरा आप भी दूसरे पर सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और वहां चुनाव आयोग के तर्क को स्वीकार किया कि वीवीपैट लगने के पहले भी ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित और क्रेडिटेबल था, लेकिन लोगों ने सवाल उठाया है तो उसको प्रमाणित दिखाने के लिए कि आप जो डाल रहे हैं सही है और आगे सवाल ना उठाया जाए, इसके लिए वीवीपैट लगाया गया था, ना कि वीवीपैट लगाने में ईवीएम में कोई चेंज नहीं किया गया, केवल उतना ही सॉफ्टवेयर डाला गया कि यहां जो डालेंगे वो वीवीपैट में निकल जाएगा, इसलिए वीवीपैट से ईवीएम। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, सीधा संबंध है, ऐसा एक लाइन में ले लीजिए। ऐसा है कि शिकायतें इधर तो वोट डालेंगे, इलेक्शन उसमें कमीशन जाएगा। में सर इसका बैलेट निराकरण पेपर से करने के मतदान लिए होता लगाया था, गया तब भी है। जगह जगह 50 वोट किसी को दोगे, वोट कमल पे जाएगा, इसका निसंदेह का निराकरण करने के लिए वीवीपैट आया। आप कैसे बोल रहे हैं कि लेकिन वो सुरक्षित- शिकायतें अगर असुरक्षित प्रमाणिक नहीं नहीं था। होती हैं तो बिल्कुल अरे भाई, कोई असुरक्षित कैंडिडेट था। अगर बिल्कुल टेस्ट अविश्वसनीय करता है, था। मुझे ये पता है, मतदान मुझे ये मतदान पता है, मतदान प्रेम जी, सैयद जवाद जी को भी लेकर आइएगा जरा। सैयद जवाद आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिएगा, लेकिन मुझको सर ये पता है कि चुनाव आयोग ने बहुत क्लियरली डेमोन्स्ट्रेशन देते हुए तमाम पार्टीज को ईवीएम कैसे काम करता है ये बताया EVM और exchange पूरा के बारे मौका में दिया, नहीं बताया चुनाव पूरा आयोग मौका ने। दिया कि आप कमियां जो बताइए। 19 लाख अगर EVM ईवीएम ठीक गायब से है, काम नहीं करती है, जो 19 जवाब लाख साहब, ईवीएम गायब है, उस पर चुनाव आयोग खामोश है। ईवीएम की अदला बदली पर खामोश है। ईवीएम की अदला बदली हो रही है, इस पर कोई स्पष्टीकरण आज तक नहीं आया, चुप है। इसी को कहते हैं हताशा। 19 लाख ईवीएम कहां गए? कौन देगा जवाब? गायब है, सामने ये लेके 19 आया। लाख ईवीएम कहां गए? कौन देगा जवाब? और 2019 के लोकसभा चुनाव में हर चौथी सीट पर डाले गए वोट और गिने गए वोट में अंतर था। 373 सीटों पर यह अंतर आया था। आज भी मामला में है। ये एकदम से आप प्रेम जी, एक करने वाली सेकंड, बात रमनीश नहीं जी, है। और कांग्रेस रमनीश जी रुकिएगा, रमनीश जी, मनोज यादव जी और राकेश शेट्टी जी इस बीच में मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों का काम बैठकर आप लोग कर दे रहे हैं, दोनों का काम बैठकर आप लोग कर दे रहे हैं। राकेश शेट्टी जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने किनारा शुरुआत में कर लिया दिग्विजय सिंह के व्यक्तिगत बयान को बताने के साथ ही,
ताकि आपको डिफेंड ना करना पड़े, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कांग्रेस सवाल उठाती रही है। मनोज यादव, जल्दी से आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर राकेश जी काउंटर करिएगा। जवाद साहब उसके बाद आपके पास। देखिए पूर्णिमा, जो भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं, वंशवाद की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और सनातन को अपमानित करते हैं, जनता उन्हें नकार रही है और जनता उन्हें जनादेश नहीं दे रही है। कहाँ चले गए, क्या सवाल करा जाता हो, कहाँ चले जाते, जो यहाँ पर फड़फड़ा रहे हैं या बैठ करके बड़े वकील बन रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन के पास रिटर्न में कंप्लेन फाइल क्यों नहीं किया इस मुद्दे को लेकर के? सुप्रीम कोर्ट में अभी तक क्यों नहीं गए? केवल टीवी चैनल पर बोल रहे हैं अदला बदली होगी, अदला बदली। अरे अदला बदली करनी है तो अपने नेता की अदला बदली करो, राहुल गांधी की अदला बदली करो। बार बार आप बोल रहे थे सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल है, ये आपके राहुल गांधी चले कहां गए? मैं पूछना चाहता हूं, कहां छिपे हुए हैं? जो पिकनिक मास्टर हैं आपके, कहां चले गए? अरे उनको कब तक कवर ऑफ फायर देते रहोगे आप? कब तक कवर ऑफ फायर देते रहोगे? ईवीएम पर ठीकरा पड़ते रहो। सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट बहुत सारी पड़ी हुई है, यहाँ इलेक्शन कमीशन आपको बोल चुका है। जो 15 कंप्लेंट की जो बात कर रहे हो यार, ठीक है। अरे मनोज भाई जवाब सुन लीजिए। शेट्टी साहब, ईवीएम पर क्वेश्चन उठाना मतदान करने वाले मतदाताओं बिल्कुल का केवल अपमान वोटर्स का मजाक है, वोटर्स का मजाक है, कुमार जी जनादेश का अपमान है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाना है, इसमें कोई दो राय नहीं। दिया है कि हमारे इतने ईवीएम कम गए हैं, रिकॉर्ड लेकर जाने वाले को कहां से गन्ना मिली है? ठीक है शेट्टी साहब, आप मुस्कुरा भी रहे हैं कि आप ये मानते हैं कि ये इतना ज्यादा हास्यास्पद हो चला है कि ईवीएम दोषी है। तमाम तर्कों के बीच में आप कैसे किनारा कर लेते हैं सर? एक सुर्री छोड़ के आप निकल लेते हैं कि बाकी लोग अब लड़ते रहेंगे, हमने अपना काम कर दिया, और इसके लिए आपने आगे कर दिया दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को। इंजन खराब है, बोल रहे हैं टायर में दिक्कत है। शेट्टी जी, अभी देखिए, अभी जो भाजपा के प्रवक्ता को जरा कहिए, जब मैं बात कर रहा हूँ बीच में ना बात करें। नहीं सर, बोलेंगे नहीं वो, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा सर उसके जवाब पर स्टिक रहिएगा प्लीज सर, मेरी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने कहा कि कांग्रेस का महत्व नहीं है, कांग्रेस को वोट नहीं मिले। 4 करोड़ 81 लाख वोट मिले हैं पूरे 4 सर मैंने कहा कि हास्यास्पद है, और फिर किस लिए बिल बुला रहे हैं? पर सवाल उठाना कि आपको हास्यास्पद नजर नहीं आता, मेरा ये सवाल था। मनोज जी रुकिएगा प्लीज सर, प्लीज सर, मेरे सवाल को डॉज मत करवाने दीजिए, रुक जाइए सर। शेट्टी साहब, मेरा सवाल था, दोबारा से दोहरा देती हूँ। जब वो बात कर रहे हैं सनातन के बारे में, आप मेरा सवाल ये था सर, सुन लीजिए ना, फिर समय कम पड़ जाएगा, फिर बात पूरी नहीं हो पाएगी। मेरा सवाल ये था कि क्या ये आपको हास्यास्पद नजर नहीं आता, और इसके लिए दिग्विजय सिंह प्लस ये प्लस वो, आपने 4 लोगों को आगे कर दिया है कि ये कहें और फिर हम व्यक्तिगत बयान कहकर किनारा कर लें। असल में तो आपको भी ईवीएम पर संशय है, कहिए इस बात को। ये देखिए, आप एक नेशनल चैनल है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बीच बीच में टोक रहे हैं। सर मैंने उनको बोल दिया, आप छोड़ दीजिए ना उनको, और मैं उनका माइक डाउन करवा देती हूँ। और बताइए सर, लेकिन आप अपनी बात को पूरी करिए सर। कोई डिबेट चलता है तो एक उसमें शिस्त होता है, एक नियम होता है कि एक प्रवक्ता बात कर रहा है तो बाकी लोग को शांत रहना चाहिए। मैं आपको दो डेटा देता हूं, हम लोग ईवीएम पे डाउट क्यों करें। आज ये चारों राज्य में हमको 9 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मिले। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना का टोटल वोट देखेंगे 4 करोड़ 81 लाख वोट बीजेपी को मिला है, 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को मिला है। तो हमारा डाउट करने का कोई सवाल नहीं। फिर भी पूर्णिमा जी, आप एक नेशनल चैनल चला रहे हो, आज चुनाव होकर रिजल्ट आके 2 दिन हो गया, आज डिबेट ये होना चाहिए कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है? ये चाहिए था सर कि आपको ये नेशनल टेलीविजन पर बोलने की बजाय दिग्विजय सिंह को फोन घुमाना चाहिए था। नंबर तो आपके पास होगा, वरना मैं फॉरवर्ड कर दूं। आप उनको फोन करके बोलिए कि ईवीएम पर सवाल उठाना बंद करें, बोले कि नेशनल टेलीविजन को बहस का मुद्दा ना दे अननेसेसरी, होना यही चाहिए सर। बोलिए उनको फोन करके, बोला क्या आपने? परिवारवाद का विरोध है आपको। सर बोला क्या आपने दिग्विजय सिंह को? जय शाह को आपने बिठाया, परिवारवाद का देना जी, उसको हटाइए ना, फोन करके अमित शाह को बोलिए ना कि जय शाह से चला नहीं पा रहा, उनको हटाइए, उनको क्या नॉलेज है? मनोज यादव जी से मत रोकिए, फिर बात उनकी अधूरी रह जाएगी। धीरे होता है सर चर्चा। अमित शाह तरीपार है, नरेंद्र मोदी जी का सर फिर राहुल गांधी विदेश जाने की तैयारी में है, फिर ऐसे काउंटर आते रहेंगे ना। जवाद साहब को स्क्रीन पर लेकर आएंगे। जवाद साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कुछ कहने के लिए। जवाद जी, सैयद जवाद। राहुल गांधी को अपने फ्यूज रिफ्यूज मिसाइल को बचाने के लिए जो
आपका चल नहीं रहा है, अमित शाह के जो लड़के लोन को से जय पा शाह रहे हो को 20 बिठाया, मार्च को, उस उसके क्या लायकी है? फ्यूज मिसाइल है जिसको कॉल रीलोड करिए बार बार अमित शाह करते हो, फ्यूज ही लॉन्च नहीं हो पा रहा है, इसका ठीक रहा ईवीएम पर सैयद फोड़ोगे। जवाद जी, आपके आप हैं पक्ष में हमारे अगर फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जी सर, आपके पक्ष आप में इससे फैसला पहले ना है तो काउंटर करना चाह रहे थे, लोकतंत्र माफी चाहूंगी, आपके पास आ नहीं पाई, हो चुकी है। अपनी बात पूरी करिएगा सर। रमनीश जी का जवाब बस हमें समय देना उसके बाद आधा आप ही के घंटा हो पास आ गया। रहे नहीं देखिए क्या है, मनोज भाई जो है वो इस चीज को भूल गए। जीवीएल नरसिम्हा राव और भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, और उन्होंने एक तो बाकायदा इस बारे में एक्सप्लेन करके भी बताया था किस तरीके से जो होती है चीजें, और खास तौर पे ईवीएम के ऊपर सवाल भी बहुत ज्यादा गहरे खड़े करे थे। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस वक्त वो विपक्ष में थे, तो सत्ता पक्ष में जब होता है तो लोगों के मन में संशय आता है, नो डाउट कहने के अंदर। लेकिन हाँ, आधिकारिक तौर पे अगर मनोज जी, मैं आपसे कई बार रिक्वेस्ट कर सकती हूँ सर, मनोज यादव जी, मैं आपसे कई बार रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ सर, बीच में मत काउंटर करिए, अपनी बात पूरी करने दीजिए सर। सर सम्मान आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, प्लीज प्लीज सर, समझ नहीं आता फिर क्या कहना चाह रहे हैं वो। जवाद साहब, नहीं देखिए, इस बारे में तो बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग जब विपक्ष में थे तो उन्होंने भी सवाल इस चीज के ऊपर, ईवीएम के ऊपर खड़े करे गए। इसमें भी कहने में कोई आपत्ति नहीं। नहीं तो आज चलेगा क्या सैयद जवाद, आज भी होना चाहिए ये इलेक्शन कमीशन के फुल डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद क्या ये होना चाहिए? पूर्णिमा, क्या लोकतंत्र के अंदर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए? ईवीएम पर सर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक चुनाव आयोग उसकी चुनावी प्रक्रिया पर, और वो भी तब जब वो पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन दे चुका है, सब पार्टीज उसमें शामिल हुई। नहीं, अब सुन लीजिए पूर्णिमा, चुनाव आयोग के बारे में भी और बात कह दूं। चुनाव आयोग की चाहे सीबीआई हो गई, चाहे इनकम टैक्स हो गई, चाहे ईडी हो गई, अब उनके माननीय प्रधानमंत्री जी के आगे और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के आगे, मतलब चुनाव आयोग पर सवाल, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पर सवाल, और इसके साथ सीबीआई पर सवाल, जितनी जांच एजेंसी उन पर सवाल, चुनाव आयोग पर सवाल। ठीक है सर, मैं समझ गई आपकी बात। जोशी सर, देखिए अभी हमारे साथी रमनीश जी एक मुद्दे को उठाने का काम कर रहे थे, परिवारवाद। हाँ, सर थोड़ा क्विकली करेंगे, मैं बहुत जल्दी कह दूंगा। मैं कहना चाहता हूँ, ये तो परिवारवाद की तो भारतीय जनता पार्टी पाठशाला है। आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, वो परिवारवाद की देन है। आइए, कल्याण सिंह की तीसरी पीढ़ी राजनीति में, वो परिवारवाद नहीं है क्या? राजनाथ सिंह के लड़के, वो परिवारवाद नहीं है क्या? लालजी टंडन, आशुतोष टंडन, ये क्या परिवारवाद नहीं है? वसुंधरा राजे का बेटा सांसद है, क्या वो परिवारवाद नहीं है? नहीं, ये परिवारवाद इसलिए नहीं है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के लिए परिवारवाद अलग हो जाएगा। और अभी मनोज जी कह रहे थे, अरे आपके तो मुख्यमंत्री परिवारवाद है, हमारे बिहार में आप देखिए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, परिवारवाद से आए हैं, वो पीठ में बने तो परिवारवाद है।